नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया। आज की अपराध की घटना है पुरानी, लेकिन उसका अनावरण एकदम हालिया है। अभी 15 नवंबर 2022 को इस अपराध का अनावरण 4 साल बाद किया गया। जिला है गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का। एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन में ये जिला आता है। वहाँ के एसएसपी हैं मुनिराज। ये मेरा भी एसएसपी रहे हैं बरेली में, जब मैं डीआईजी और आईजी था। बहुत बढ़िया अधिकारी है, ईमानदार अधिकारी है, और क्राइम के प्रति जो इसका जुनून है, वो जो भी लोग गाजियाबाद के होंगे उन्हें इसकी जानकारी होगी। मैंने आपको पिछले तमाम एपिसोड्स में ये बताया है कि हमारे यहाँ सुपरविज़न के लेवल पर, उत्तर प्रदेश पुलिस में सुपरविज़न के लेवल पर सर्किल ऑफिसर यानी डीएसपी, जिसके पास अमूमन 2 से 3 थाने होते हैं, उसके बाद एसपी सिटी, जिसके पास अमूमन 2-3 सर्किल होते हैं, यानी 10 या 12 थाने होते हैं, और उसके बाद एसएसपी, ये सुपरविज़न का लेवल है। बाद में तो डीआईजी, आईजी या डीजी या डीजी कोई भी सुपरविज़न कर सकता है, लेकिन रेगुलर सुपरविज़न के यही स्तर हैं। एसएसपी सामान्य रूप से महीने में एक बार क्राइम मीटिंग करता है, जो महीने भर में घटी घटनाओं का रिव्यू करता है। कौन सी अनावृत नहीं हुई, कौन सी नहीं खुली, किस इलाके में ज़्यादा क्राइम हुआ, किस इलाके में किस तरह का क्राइम ज़्यादा हुआ, वहाँ क्या सुधार की आवश्यकता है। इसी प्रोसेस में एक ऑर्डरली रूम, हिंदी में जिसे अर्दली रूम कहा जाता है तो ये सुनने में तो बड़ा अजीब लगता है, ब्रिटिश पीरियड का ये वर्ड है, लेकिन इसका पर्पस ये होता है कि किसी विशेष क्राइम या किसी विशेष थाना या किसी विशेष सर्किल में अलग से क्राइम की समीक्षा। मुनिराज ने यानी एसएसपी गाजियाबाद ने एक अर्दली रूम किया ऐसे अपराधों का जिनमें या तो फाइनल रिपोर्ट लग गई, या तो जिसे एजेंसीज की भाषा में कहा जाए क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई, या फिर बहुत लंबे समय से ये अपराध लंबित हैं, 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से। तो केवल इनकी उन्होंने समीक्षा की, ऑर्डरली रूम किया। ऑर्डरली रूम में आईओ स्वयं उपस्थित रहेगा। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस समय है, उसका उपस्थित होना लाजमी है, रहना ही होगा। अगर उसमें एफआईआर लग गई है तो संबंधित थानाध्यक्ष या थाना प्रभारी होगा। इसमें ज्यादातर मामले ये देखे मुनिराज ने या एसएसपी गाजियाबाद ने जिसमें गुमशुदगी लिखी हुई है, लेकिन गुमशुदा अभी तक बरामद नहीं हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, हत्या हुई है, विवेचना हुई, लेकिन न मुलजिम पकड़े गए, न हत्या का कारण पता लगा। तो इस तरह की तमाम उन्होंने, और जब इसके बारे में सवाल जवाब किए गए, तो जिन अपराधों में थोड़ा सा ऐसा लगा कि इसमें लापरवाही है पुलिस की, ऐसे अपराधों को थाने से लेकर क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। अब जिलों में क्राइम ब्रांच में एक प्रभारी होता है, कई इंस्पेक्टर होते हैं, कई सब इंस्पेक्टर होते हैं, और चूंकि इनके पास दूसरा कोई काम नहीं होता, लॉ एंड ऑर्डर का या और तमाम काम हैं, कोर्ट से रिलेटेड या फिर पब्लिक से मिलने का कोई बहुत काम नहीं होता, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करना इनका काम है। दूसरा, इनको असिस्ट करने के लिए क्राइम ब्रांच की जो सर्विलांस सेल है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की जो सेल है, जो क्राइम ब्रांच जो एफएसएल है, वो सब इनकी सहायता के लिए तैयार रहते हैं या इन्हीं के पास होते हैं। ऐसे ही एक क्राइम में मुनिराज जी ने ये देखा कि 28 सितंबर 2018 को थाना नंदग्राम के गांव सिकरोड़
से एक व्यक्ति की गुमशुदगी लिखी गई। गुमशुदा का पता न लगने और प्रयास जारी रखने का कारण लिखकर इसमें एफआईआर लगा दी गई 2 साल बाद या 3 साल बाद। फिर सवाल हुआ आईओ से या थानाध्यक्ष से कि नए सिरे से क्या वादी से बात हुई। थानाध्यक्ष ने बताया कि साहब वादी की भी हत्या हो गई। यह थोड़ा सा चौंकाने वाला तथ्य था गुमशुदगी के मामले में। तमाम और इस तरह के क्राइम के साथ इस गुमशुदगी को भी क्राइम ब्रांच को सौंपा गया और यह कहा गया नए सिरे से विवेचना की जाए। कब गायब हुआ, कहां से गायब हुआ, क्या क्या प्रयास किए गए, कौन सा मोबाइल नंबर उसके पास था, बंद कब हुआ, कौन कौन घर में थे, घर से गायब हुआ, बाहर से गायब हुआ, ट्रेन से गायब हुआ, बस से गायब हुआ। तमाम सवाल होते हैं जो इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट्स होते हैं। बहरहाल विवेचना शुरू हुई। जब गुमशुदगी लिखाने वाला जो गुमशुदा का सगा भाई भूरा पता किया गया तो 2 साल पहले उसकी हत्या हो गई थी। लेकिन गुमशुदा की एक लड़की अभी भी मौजूद थी। पुलिस ने गुमशुदा की बेटी से पूछताछ शुरू की। गुमशुदा की बेटी से पूछा कि गुमशुदा का नाम था चंद्रवीर और उस समय उसकी उम्र करीब करीब 35 वर्ष थी। उसकी बेटी से पूछा गया कि भाई तुम्हारे पिता कैसे गायब हुए। तो उसने डेट बताई कि फला तारीख के बाद अचानक पापा चले गए और ये होता रहा कि फला जगह गए हैं, फला जगह गए हैं। जब हफ्तों नहीं आए तो मेरे चाचा चंद्रवीर ने मेरे चाचा अरुण उर्फ भूरा ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। पुलिस ने कहा कि अगर कहीं गए होते तो आ जाते। पुलिस कहां कहां गई थी, तमाम सवाल उससे पूछे। अचानक वो बोल उठी। उसने ये कहा कि मेरी मां और मेरे पिता में जब वो गायब हुए हैं उसके 2 महीने पहले से विवाद शुरू हो गया था। पूछा गया किस बात का विवाद। उसने ये बताया कि मेरे एक चाचा हैं अरुण, जो चंद्रवीर यानी मेरे पिता के सगे चचेरे भाई हैं। उनका मकान भी हमारे मकान के बगल में है। वो अक्सर पिताजी की अनुपस्थिति में घर में आते थे और मेरी मां से मिलते थे। एक आध बार मैं अपनी मां के पास थी तो मुझे मां ने अपने पास से बाहर खेलने के लिए भेज दिया और अक्सर रात में वो आया करते थे। मेरे पिता ने 2 बार जब मेरी मां से ये पूछा कि ये क्यों आता है, किस लिए आता है, इस बात पर बहुत कहासुनी हुई। और एक दिन इसी कहासुनी के बीच में मां के हाथ में ग्लास थी, उसने ग्लास फेंक कर मेरे पिता को मारा। पिताजी भी फिर गुस्से में आए। उन्होंने भी 1-2 थप्पड़ मेरी मां को रसीद किए। लेकिन ये बात बढ़ती चली गई। मेरे सगे चाचा भूरा ने गुमशुदगी लिखाई। वही इसकी पैरवी करते थे। थाने पर जाते थे, क्राइम ब्रांच के पास गए, सबका मोबाइल नंबर लेके गए। जहां जहां उनके मेरे पिता के व्यवसाय से संबंधित लोग थे उनके पास गए, उनसे पूछते रहे कब लास्ट में बात हुई थी, कहाँ था, किसी का बकाया तो नहीं है। वो बेचारे परेशान थे। लेकिन अचानक एक दिन उनकी गोली मारकर हत्या हो गई।
जब ये हत्या हो गई तो घर वालों ने उनके बेटे को ही नामजद कर दिया। भूरा चाचा के बेटे को ही नामजद करा दिया गया कि संपत्ति के बंटवारे के चक्कर में बेटे ने बाप की हत्या कर दी। पुलिस ने पूछा कि यह बात सही थी? बोले ये बात सही नहीं थी, क्योंकि जब चाचा ने हमारे पिता की गुमशुदगी लिखवाई थी तो मेरी मां ने एक और मुकदमा लिखने के लिए थाने पर प्रार्थना पत्र दिया। मेरी मां ने लिखा कि भूरा ने ही मेरे पति की हत्या संपत्ति के लालच में कर दी है और उसी ने गुमशुदगी लिखवाई है और वही इसकी पैरवी कर रहा है। पुलिस ने भूरा के घर की कई बार खुदाई भी की, लेकिन कुछ नहीं मिला। भूरा को कई कई दिन थाने पर रखा गया, लेकिन कोई बात पता नहीं लगी। वो आरोप लगाते रहे चाचा हमारे कि इसमें पूछताछ मेरी भाभी से की जानी चाहिए, ये वही बता पाएंगी कि कहां चले गए। इतनी बात जब पुलिस ने सुनी तो पुलिस ने ये पूछा कि तुमने अपने चाचा अरुण और माँ की जो ये बातचीत है या उनका आना जाना था या वो रात में आते थे और इसको लेके पापा से कहा सुनी होती थी, ये बात पहले पुलिस को क्यों नहीं बताई? बेटी ने कहा कि मैं बदनामी को डर रही थी कि बात मैं कहूंगी पुलिस 10 जगह इस बात को कहेगी, जो बात अभी तक ढकी छिपी हुई है वो बात सामने आ जाएगी, परिवार की बदनामी होगी। दूसरा, मुझे डर अपनी मां का हमेशा लगा रहता था, क्योंकि मां इस पापा के गायब होने के बाद, मतलब इस वाकये के बाद, बहुत उसके व्यवहार में अंतर आ गया था। पुलिस को कुछ कुछ समझ में आने लगा। पुलिस ने फौरन अरुण और उसकी पत्नी चंद्रवीर की, इन दोनों को, उसका नाम था सविता और अरुण को पुलिस थाने ले आई। 4 साल में बहुतेरे बार पुलिस उनका बयान ले चुकी थी, वो भी एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो गए थे जवाब देने में। पुलिस ने जब पूछा तो पिछली बार जितनी पुलिस वालों ने पूछताछ की थी वो रटा रटाया जवाब देने लगे, अरुण भी और उसकी भाभी सविता भी। पुलिस ने फिर ये बताना शुरू किया कि तुम्हारी ही बेटी ने ये बताया कि तुम्हारे पति और तुम्हारे बीच में जो झगड़ा होता था वो अरुण के देर सवेर घर में घुसने की वजह से होता था। इसमें कितनी सच्चाई है? तो अरुण और सविता दोनों ने बेटी के बारे में 100 शिकायतें की। बच्ची जबकि छोटी थी, अभी जब पूछताछ हुई थी तो 8-9 साल की रही होगी, लेकिन तमाम चीजें उसके बारे में बताने लगे। ये भी पुलिस के समझ में आ गया। जब कोई पेशबंदी करने लगे पूछताछ में तो ये अंदाज लग जाता है कि पेट में इसके कुछ है, जुबान पे नहीं आ रहा है। तभी पुलिस अपना काम शुरू करती है। बार बार एक ही बात, बेटी ने जो बातें बताई उसका जवाब देने के बजाय पेशबंदी में बेटी के ही आचरण, व्यवहार और तमाम चीजों पर टिप्पणियां होने लगी। आप समझ सकते हैं, महिला कांस्टेबल भी थी, महिला सब इंस्पेक्टर भी थी। बहन जी बता दीजिए, कौन बताएगा? अरुण से भाई साहब बता दीजिए, कौन बताएगा? इसलिए पुलिस को अपने पे आना पड़ा।
जिसके लिए पुलिस की तमाम छीछा-लेतर की जाती है कि साहब पुलिस तो ये है, पुलिस तो वो है। गलतियां भी होती हैं कभी-कभी एरर ऑफ जजमेंट में, लेकिन ये बहुत ही कारगर तरीका है श्रेणीबद्ध पूछताछ का। बहरहाल पूछताछ हुई और जब अरुण पर सारी श्रेणियां आयत हो गईं, तो अंत में उसने तोते की तरह बताना शुरू किया और ये कहा कि बंद करिए ये सब, मैं सब बताता हूं। और फिर जो उसने बात बताई वो बहुत चौंकाने वाली थी। उसने कहा कि एक बार चंद्रवीर ने हम लोगों को एक साथ देख लिया, मुझे धक्का देकर घर के बाहर निकाल दिया, कमरे से बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद जब वो सविता को डांटने लगे तो सविता के हाथ में ग्लास थी, उसने जोर से फेंक कर मारा। फिर चंद्रवीर ने भी उसको 2-4 थप्पड़ मार दिए। चंद्रवीर ने यह भी कहा कि दोबारा घर में घुसने की हिम्मत मत करना, और अगर हमें पता लग गया तो मैं थाने जाऊंगा, तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट भी लिखाऊंगा, और रिपोर्ट भी इसी सविता से लिखाऊंगा जिसके चक्कर में तुम घुसे रहते हो। फिर जब कामकाज के सिलसिले में चंद्रवीर बाहर चला जाता था, फुर्सत में दोनों बैठकर बात करते थे, सविता और अरुण। वहीं शुरू हुई बात, इसको कैसे निपटाया जाए। पहला प्लान बना कि इसको जहर की गोली खाने में दी जाए। काफी लंबी बातचीत के बाद यह हुआ कि जहर देने पर यह बहुत देर बाद ही मरेगा। इस बीच में अगर ये चिल्लाया या और तमाम जो दिक्कतें होती हैं जहर खाने वाले को, तो हो सकता है बेटी भाग कर किसी को बुला लाए, बता दे, अस्पताल ले जाए, तो ये बच जाएगा। हमें फूल प्रूफ काम करना है। फिर ये तय हुआ कि ठीक है, इसको हम गोली मारेंगे और घर में ही मारेंगे। उसके बाद इसकी बॉडी को हम गड्ढे में दफना देंगे। सविता ने कहा कि मेरे घर में यह संभव नहीं है, दफनाने का काम तुम अपने घर में कर लेना। यह हुआ कि मेरे घर में भी मेरे माँ बाप हैं, कहीं न कहीं ये बात पता लग जाएगी। सविता ने कहा कि तुम्हारा एक घर मेरठ में भी है, इन दोनों को 2-4 दिन के लिए मेरठ लेते जाओ, छोड़ाओ। अरुण फौरन अपने माँ बाप को मेरठ ले गया, छोड़ आया। जो भी कहानी उनको समझाई हो, लेकिन वो दोनों मेरठ चले गए। उनको छोड़कर जब आया, उस दिन तारीख थी 18 सितंबर 2018। उतावले थे इसको रास्ते से हटाने के लिए। आते ही उसने कहा, आज ही ये काम करना है, तुम रात में दरवाजा खोल कर रखना। सविता ने वही किया। रात में करीब 1:30 बजे एक कट्टा लेकर अरुण घर के भीतर दाखिल हुआ। चंद्रवीर सो रहा था। चंद्रवीर की कनपटी में सटाकर उसने उस कट्टे से गोली मार दी और उसने बताया इसमें खून बहुत निकलेगा, लिहाजा सविता, और अगर फर्श पे खून चला गया तो चाहे जितना उसकी सफाई की जाए, पुलिस खून के धब्बे का पता लगा लेगी। सविता एक बाल्टी लेकर खड़ी रही।
जैसे ही उसको गोली मारी गई, अरुण ने जैसे ही गोली मारी, उसके सिर को बाल्टी के ऊपर रख दिया कि जितना ब्लड निकलना हो निकल जाए। सिर को बाल्टी के ऊपर रख के ब्लड के निकलने का वो मतलब उसको इकट्ठा कर रही थी। इस बीच में अरुण बाहर जाकर देख आया कि कहीं किसी को जानकारी तो नहीं हुई। बेटी को दूसरे कमरे में बंद करके रखा था। सोने के बाद बाहर से कुंडी लगा दी थी कि अगर आवाज हो तो फिर उसको क्या समझाना है, लेकिन बच्ची थी, उसको पता ही नहीं लगा। अठारह सितंबर की बात थी। दिवाली के पहले वैसे भी पटाखे वटाखे चलते रहते हैं, दिवाली के आसपास की ही घटना होगी ये। बहरहाल वो ब्लड इकट्ठा किया गया। सवेरे तक जब तक वो ब्लड उसमें से निकलता रहा, उसको बाल्टी में इकट्ठा कर लिया, उसे ढक लिया। एक तस्वीर उसकी है, कम्युनिटी में पोस्ट करूंगा, किस बाल्टी में उन्होंने ब्लड को इकट्ठा किया। कवर करने वाली, मतलब बाल्टी के ऊपर एक कवर जो लगता है, पेंट वाली जो बाल्टियां होती हैं, उसमें ब्लड को इकट्ठा किया। देख लिया कि कोई रिएक्शन आसपास नहीं है। सुबह करीब 3:30 बजे दोनों ने मिलकर, फिर उसके बाद जब ब्लड रिसना कम हो गया तो उसमें एक चद्दर बांध दी ताकि रास्ते में कहीं टपके नहीं, फर्श पर कहीं ब्लड गिरे नहीं। दोनों उसे उठाकर अरुण के घर ले गए। अरुण के घर में एक तख्त के नीचे उसे रख दिया और रखने के बाद उसके चारों तरफ अनाज की बोरियां जो तख्त के नीचे किसानों के यहां रखी रहती हैं वो लगा दी, ताकि बाहर से कोई आए तो उसे पता न लगे कि यहां लाश रखी हुई है। उसके बाद रखने के तुरंत बाद बाल्टी जिसमें ब्लड इकट्ठा किया था सविता ने, उसे बाहर ले जाकर बड़ी वाली नाली में फेंक दिया। बाल्टी को अच्छी तरह धो के, सर्फ से धो के, फिनाइल से धो के, ताकि कुछ मिले नहीं, उसको अलग एक किनारे रख दिया गया। अगले दिन से दिन में ही अरुण ने अपने घेर में, लाश को तो उसके तख्त के नीचे रख दिया, अपने घेर में गड्ढा खोदना शुरू किया। उसने टारगेट किया था कि कम से कम 7 फीट का गड्ढा अगर हम नहीं खोदेंगे तो इसकी दुर्गंध बाहर आएगी। इस 7 फीट के गड्ढे को खोदने में उसे 4 दिन लग गए। तीसरे दिन से हल्की हल्की बदबू कमरे में आने लगी। ढेर सारी सबसे ज्यादा महकने वाली गमकौआ अगरबत्ती जिसको कहते हैं, वो ले आई गई, लगाई गई, ताकि बाहर तक सुगंध रहे, दुर्गंध छिप जाए। चौथे दिन रात में फिर दोनों ने उसको वहां से तख्त के नीचे से निकाला, ले गए पीछे जहां गड्ढा खुदा हुआ था। सबसे नीचे उसकी लाश को रख दिया, लाश के ऊपर मिट्टी डाल दी। अगले 2-3 दिन में उसमें ईंट बिछा के और थोड़ा ऊंचा, करीब 3 फुट ऊंचा एक चबूतरा बना के सीमेंट से प्लास्टर कर दिया। 4 साल तक पुलिस आती रही, बयान लेती रही, पूछती रही, और जब भूरा के ऊपर इसने एफआईआर की, सिर्फ इसलिए की थी कि भूरा पैरवी करना बंद करे, ढूंढवाने के लिए जो वो पुलिस पे दबाव बना रहा है वो बंद कर दे। पुलिस को भी लगा कि हो सकता है भूरा ने ही संपत्ति के चक्कर में इसको मार दिया हो, अपने बड़े भाई को। भूरा के घर की भी खुदाई की गई, उसके कमरे की खुदाई की गई, लेकिन ऐसा था नहीं, इसलिए कुछ मिलना नहीं था। एक बार जब भूरा की हत्या हो गई, कहा तो यह भी जाता है कि उसके बेटे से ही इन लोगों ने भूरा की हत्या करा दी, अरुण और सविता ने मिलकर।
कि बहुत पैरवी कर रहा है, कल को हमारा राज न खुल जाए। तो फिर उसके बाद से, भूरा की हत्या के बाद से इस पे किसी ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, और शायद इसीलिए पुलिस ने उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा के, यानी एजेंसीज के शब्दों में क्लोजर रिपोर्ट लगा के, उसको दाखिल दफ्तर कर दिया। मैंने बताया कि अभी 15 नवंबर को, 14 नवंबर को जब ये सब बात का खुलासा हुआ, तो अच्छा, एक काम और किया। अरुणवीर के हाथ में चांदी का एक कड़ा था जिसमें अरुणवीर लिखा हुआ था। जब ये लोग वहां से ले जाने लगे भीतर गड्ढे में डालने के लिए, तो अरुणवीर ने चंद्रवीर के हाथ में जो कड़ा था उसमें चंद्रवीर लिखा हुआ था। तो अरुण ने कहा कि अगर कभी राज खुला तो इस कंकाल की पहचान इस कड़े से हो जाएगी। लेकिन रिगर मॉर्टिस आ गई थी, बहुत निकालने की कोशिश की दोनों ने गड्ढे के पास ही, लेकिन वो नहीं निकला। अरुण ने एक कुल्हाड़ी से जिस हाथ में वो चांदी का कड़ा था उसको काट दिया, और पास की एक केमिकल फैक्ट्री के पास गड्ढा खोदकर, वो भी 4 फीट गहरा गड्ढा खोदकर, उस हाथ को दबा दिया। कड़ा निकाल लिया और हाथ को दबा दिया। चौदह नवंबर 2022 को इस कन्फेशन के बाद पुलिस ने उस पक्के चबूतरे को तोड़कर भीतर से वो कंकाल बरामद किया, और केमिकल फैक्ट्री के पास के गड्ढे से हाथ का वो हड्डी का हिस्सा बरामद किया। लेकिन अच्छा ये था कि उसमें जो कुल्हाड़ी से काटा गया था, तो जो कटिंग एजेस हैं दोनों के, मेन लाश में जो हड्डी कटी हुई थी वो, और जो हाथ अलग से मिला था, वो कटिंग एजेस की भी फॉरेंसिक जांच कराई गई है। प्राइमा फेसी देखने में एक ही वेपन से, एक ही झटके में काटा हुआ हाथ है। एसपी क्राइम डॉक्टर दीक्षा वर्मा ने बताया कि हम उस हाथ और उस बॉडी का डीएनए परीक्षण भी कराएंगे, डीएनए मैपिंग भी कराएंगे, ये एस्टेब्लिश करने के लिए कि ये लाश चंद्रवीर की ही है। बहरहाल चंद्रवीर और सविता को, अरुण और सविता को, चंद्रवीर तो मारा गया बेचारा, अरुण यानी सविता का देवर, चचेरा देवर, अरुण और सविता को पुलिस ने गिरफ्तार करके 16 नवंबर 2022 को जेल भेज दिया। बहुत मार्मिक घटना थी ये। नेट पर इस घटना के बारे में और तमाम फोटोग्राफ्स नेट पर मौजूद हैं, आप देखिएगा जरूर कि कितनी सफाई से, कितने फूल प्रूफ तरीके से। ये तो वो बच्ची थी जिससे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसकी मां ने उसके बाप की हत्या की थी चाचा के साथ मिलकर। इसलिए 4 साल तक चुप रही इस बच्ची ने पुलिस को सारी बात बता दी। आज की घटना, देवर भाभी के संबंधों में एक और बेगुनाह को मौत की नींद सुला दिया गया। वैसे तो देवर भाभी के संबंधों के कारण तमाम जो घटनाएं होती हैं उसके किस्से आम हैं, कोई मतलब सामान्य सी बात हो गई है, और अपराध में भी इन संबंधों के कारण बड़ी संख्या में अपराध
हुए हैं। देखिए, सामाजिक परिवेश में दो रिश्ते ऐसे हैं जो हंसी मजाक के माने जाते हैं। एक देवर भाभी, दूसरा जीजा साली। मतलब समाज का जो अनरिटेन कोड है, समाज के चलने का जो अपना अलिखित संविधान है, उसमें ये दो रिश्ते ऐसे हैं जिसमें हंसी मजाक परमिसिबल है। कभी होली में देखिए, देवर भाभी या जीजा साली को अब इसमें फूहड़पन झलकने लगा है। और यह फूहड़पन भी सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक का मतलब परिवार वालों के सामने, रिश्तेदारों के सामने ये फूहड़पन अब दिखाई पड़ने लगा है। होली के आसपास आप देखिए, तमाम वीडियोस अपने अगल बगल देखिए, आपको पता लग जाएगा कि अब इस रिश्तों में कितना फूहड़पन आ गया है। इसको कभी कोई टोकता नहीं है। सपोज करिए गलत तरीके से एक देवर भाभी को रंग लगा रहा है या जीजा जी साली को लगा रहे हैं, लेकिन उन दोनों में से अगर किसी को आपत्ति नहीं है, या ये हो सकता है कि भाभी देवर को लगा रही हो गलत तरीके से, ये भी हो सकता है कि साली जिया जी को लगा रही हो, लेकिन इसे टोकता नहीं कोई घर वाला, जब तक कि उन दोनों में से किसी को कोई आपत्ति न हो, भीतर न चला जाए, गुस्सा न हो जाए, वरना ये चुपचाप सहन कर लिया जाता है। और जो बचा खुचा रह गया है, जो स्टिमुलस है, वो मूवीज ने और सीरियल्स ने पूरा कर दिया। इस फूहड़पन को बिल्कुल सार्वजनिक कर दिया, इस पर मान्यता की या परमिशन की मुहर लगवा दी, और वही देख देख के लोगों का और दिमाग विचलित होने लगा। देखिए, सामाजिक परिवेश में घर में नई शादी होकर जो बहू आती है, उसकी मदद के लिए छोटी ननद और छोटा देवर, मतलब एकदम हम उम्र नहीं हो लेकिन छोटा देवर है, उसको भाभी के कमरे में बेरोक टोक जाने की इजाजत होती है। ये कोई परमिशन लिखा पढ़ी की नहीं है, सामान्य रूप से वो भीतर जा सकती हैं। छोटे मोटे काम के लिए, जिस काम के लिए बहू बाहर नहीं निकलती है, वो कभी उस छोटी ननद से, क्योंकि ननद भी जो बड़ी हुई वो शादी में चली गई, शादी हुई घर से बाहर हो गई, तो सारी ननद का घर में होना सिवा शादी के समय के वो पॉसिबल नहीं है। तो छोटी ननद और देवर, छोटा मोटा काम जब वो बाहर नहीं निकलना चाहती हैं, सूखते हुए कपड़ों को ले आना, पानी के लिए फ्रिज से बोतल ले आना, ये छोटे मोटे काम हैं जिसमें नई नई बहू बाहर नहीं निकलती है। ये देवर और छोटी ननद के लिए ही ऐसा करते हैं, क्योंकि सास, ससुर, जेठ, जेठानी या शादीशुदा बड़ी ननद ये नई बहू के कमरे में नहीं जाते। इनको ये परमिटेड नहीं है कि भाई वहाँ नए जोड़े बैठे हुए हैं, ऐसे में इन लोगों का वहाँ जाना ये वर्जित तो नहीं है, लेकिन लोग जाते नहीं हैं। देवर भाभी में शुरू में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये विश्वसनीय बन जाता है। इस रिश्ते को समाज बहुत पवित्र मानता है, देवर भाभी के रिश्ते को, और ये कहा जाता है कि भाभी मां के समान होती है, और मानने वाले इस रिश्ते को मानते भी हैं ऐसा ही कि भाई भाभी जो है वो मां के समान है। 80% लोग या 80% समाज में या 80% परिवार में ये बात मान ली जाती है या इसका पालन किया जाता है, लेकिन 20% में जब जब सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जब ऐसा हुआ, जरा सा भी दाएं बाएं ट्रैक से गाड़ी जरा सा इधर उधर हुई और कोई न कोई दुर्घटना हो गई, रिश्ते अंतरंग हो जाते हैं और फिर अपराध को धीरे धीरे जन्म देने लगते हैं। भाभी देवर और जीजा साली के रिश्ते में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि परिवार इसको कभी सीरियसली या गहराई से नोटिस नहीं करता, इस डेवलपमेंट को, कि क्या ये दोनों अंतरंग हो रहे हैं, क्योंकि मान लेते हैं कि साहब ये तो हंसी मजाक का रिश्ता है, हंसी मजाक हो रही होगी।
रिश्ते की अपनी लिमिट्स हैं, सभी रिश्तों की अपनी लिमिट्स हैं, और इन दोनों रिश्तों में भी दोनों लोगों को, देवर भाभी या शीला जीजा साली को अपनी लिमिट तय करनी चाहिए, वरना क्या होगा, नजर हटी दुर्घटना घटी। परिवार वालों की नजर से जरा सी चूक हो जाएगी, दुर्घटना घट जाएगी। और इसके बारे में एक चीज और कही गई है साहित्य में, जिन लोगों का इंटरेस्ट होगा, कि गलती करना प्रकृति है। अगर इन दोनों में से कोई या किसी तरह की गलती अगर होती है तो वो अब प्रकृति है, नेचर है, ह्यूमन नेचर है। गलती करना प्रकृति है, मान लेना अपनी गलती को संस्कृति है, और सुधार लेना प्रगति है। तो ये कहा गया है कि गलती करना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, और सुधार लेना प्रगति है। तो ऐसे रिश्तों में अगर थोड़ी बहुत गलती हो जाए, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है, तो गलती को फौरन मानकर और उसमें सुधार कर लेना चाहिए, वरना ये अपराध को जन्म देगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।